हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विजय बैच मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के डे 12 में हम GS3 के 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। विजय मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में 45 डेज के लिए बच्चे 180 क्वेश्चन GS 1, 2 एंड 3 के जो पूछे जाते हैं उन पर आंसर्स लिखते हैं और उनके आंसर सिनॉप्सिस वीडियोस में कंपेयर करते हैं अपने आंसर से, और उससे उनके आंसर राइटिंग की क्वालिटी इतनी बेहतरीन हो जाएगी आफ्टर 45 डेज कि दे विल बी एबल टू राइट लाइक टॉपर्स। ओके, इस सेशन में हम 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 3। ये 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस है 4 मार्कर्स और एक है 8 मार्कर, और फोर्थ क्वेश्चन है 20 मार्कर। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस जो एचपीएस मेंस एग्जाम में आते हैं उस पैटर्न पर हम ये क्वेश्चंस बना रहे हैं, और इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यूजिंग द 3 स्टेप फॉर्मूला। ये 3 स्टेप फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए इन आंसरिंग मेंस क्वेश्चंस। 3 स्टेप फॉर्मूला है क्या, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो हमने पहले बना रखी है। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को आप क्लिक करिए एंड यू विल बी एबल टू नो कि किस तरीके से इस 3 स्टेप फॉर्मूला को यूज करके आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल को एस कर सकते हैं, राइट। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे GS3 के। देखते हैं कौन से 4 क्वेश्चंस है। तो ये 4 क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन है ऑफ द टॉपिक डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, allied activities, land tenure and size of land holding। GS3 पेपर का ये टॉपिक है, यूनिट 1 सब यूनिट 3 का जो है ये टॉपिक है। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट से रिलेटेड इस सब यूनिट में क्वेश्चन जो टॉपिक्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन हिमाचल प्रदेश रेंजिंग फ्रॉम मार्जिनल टू लार्ज इन हेक्टेयर्स। ओके, तो सब यूनिट 3 के जो इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए स्पेशली आपको हिमाचल प्रदेश का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसको गो थ्रू करना होगा, क्योंकि उसमें से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से ही ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 में पूछा गया है। चांसेस आर के आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आपको 4 नंबर्स यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। 4 नंबर अगर आपने लिख दिए तो दैट विल बी इनफ। ओके, तो 4 नंबर्स यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इन हेक्टेयर्स पूछा जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट पूछा गया है, यानी कि डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर देकर। एग्रीकल्चर happens to be the primary source of state income हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए। 13.62% इसका GSDP को कंट्रीब्यूशन है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया, तो एक लाइन ही आप जो है लिखिएगा इन इंट्रोडक्शन विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इससे ज्यादा इसे और एक्सपैंड मत करिएगा, इमीडिएटली लैंड होल्डिंग्स के टॉपिक पर आ जाइए। टोटल जियोग्राफिकल एरिया में इतने सारे जो है फार्मर्स है, इतने हेक्टेयर लैंड है। कुछ आपको जो है याद रखना होगा चीज है, 55.67 लाख हेक्टेयर ये जियोग्राफिकल एरिया का जो फिगर है वो आपको इमीडिएटली याद कर लेना है, इस ही सेशन में आपको याद कर लेना है। कई प्लेसेस में ये चीज जो है आप यूज कर सकते हैं। एंड इस तरीके से जब आप एग्जैक्ट फिगर्स लिखते हैं, क्योंकि ये फिगर तो चेंज नहीं होने वाला है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है, ऑफ कोर्स अगर स्टेट का डिवीजन या फिर कुछ हो वो अलग बात है, बट देन दिस विल नॉट चेंज। तो ये चीज आपको कोट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड इजीली आप याद रख सकते हैं। तो एवरेज टोटल एवरेज लैंड होल्डिंग साइज कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं करते हुए टोटल क्या है 0.95 हेक्टेयर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर चैप्टर में से मिल जाएगा। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, बहुत ही प्यारी सी वहां पर जो है एक टेबल आपको इनिशियली ही दिख जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं सारी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। बिलो 1 हेक्टेयर के जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनका एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इतना है, 1 to 2 स्मॉल वाले इतना है, 2 to 4 वाले सेमी मीडियम वाले इतना है उनका, एंड देन मीडियम वाले ये हैं 10 एंड अबव ये है।
ये चीजें गाइस ऑफ कोर्स काफी सारे नंबर्स है, ये आपको याद रखना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंड देन आगे 20 मार्क का क्वेश्चन भी इसी तरीके से फैक्चुअल एंड नंबर बेस्ड है। नंबर्स आपको याद रखने होंगे, राइट? तो कुछ नंबर्स, कुछ चीजें, कुछ टेबल जो पूछे जा सकते हैं वो देखिए, आइडेंटिफाई करिए एंड देन वो आपको याद रखना है। ये प्रीवियसली आ चुका है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में से ये डेटा जो है निकाला गया है, 2021 का जो इकोनॉमिक सर्वे था, राइट? तो उसमें से ये डेटा है एंड लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का ये डेटा आपको याद रखना होगा। इस तरीके से आपको ये आंसर करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। हालांकि कम क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, बट देन इंक्लूसिव ग्रोथ का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है, पूछा जा सकता है, तो इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 मार्कर क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इंक्लूसिव एंड ग्रोथ दो चीजें हैं और ये काफी डिफरेंट और अलग चीजें हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन करें एंड इनका कन्वर्जेंस किस तरीके से इस वर्ड में, इस फ्रेज में, इंक्लूसिव ग्रोथ के टर्म में आ रहा है वो आप बताएं। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले वो एक्सपेक्टेड वो आप बता दें कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो डाइकोटॉमी इन दोनों टॉपिक्स का, इन दोनों इश्यूज का, कॉन्सेप्ट्स का जो एक हम कह सकते हैं कि कमिंग टुगेदर है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें क्या होता है, क्वांटिटी वाइज जीडीपी कितनी ग्रो हो रही है वो देखा जाता है। तो जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो ग्रोथ हो रहा है फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड ये ग्रोथ होना चाहिए। ओके, तो जितना भी हमने इंक्रीज किया है हमारी जीडीपी को, वो इंक्रीज के वजह से लोअर क्लास जो फैमिलीज है उनको हेल्प होना चाहिए, मिडिल क्लास फैमिलीज को हेल्प होना चाहिए एंड जो हायर क्लास फैमिलीज हैं उनको भी हेल्प होना चाहिए। ये जो है इकोनॉमी के बेसिस पर, उनके इनकम के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है और सभी को ऑलमोस्ट इक्वली ये जो है इंक्रीज इन द नंबर्स, इंक्रीज इन जीडीपी से हेल्प होना चाहिए अक्रॉस द सोसाइटी। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर होना चाहिए एंड सभी के लिए और एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने चाहिए, तो सबको हेल्प होगा तो और ये अपने जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट? तो सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और इस तरीके से इतना अच्छे से जो है इस डेफिनेशन के थ्रू हमने काफी सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दिए। देन इंक्लूसिव ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं, वी शुड बी नोइंग कि इंक्लूसिव एंड ग्रोथ दोनों थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको एक्सप्लेन करना एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो एक तरीका हो गया लिखने का, बट देन इट इज एक्सपेक्टेड कि आप इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को कैसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताइए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इंक्रीज होता है जब इकोनॉमिक गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विसेज से जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज होते हैं, उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। एक साल में हमारी जीडीपी इतनी थी, अगले साल ये बढ़ गई, तो दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। हम सिर्फ नंबर्स देखते हैं मोस्टली, बट इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को सिर्फ ध्यान में रखना गवर्नमेंट्स के द्वारा, ओईसीडी कह रहा है कि 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की क्यों बात की, इकोनॉमिक ग्रोथ की सिर्फ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 3 प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। पॉवर्टी का, जो पुअर पीपल है वो पुअर ही रहते हैं, जो ग्रोथ होता है उसका सारा बेनिफिट जो टॉप, जो सबसे पैसे वाले लोग हैं उनको ही होता है। और ये चीज इंडिया में काफी देखने को मिलती है, कई सारे रिपोर्ट्स हैं ऑक्सफैम के, वेरियस अदर जो है नामी रिपोर्ट्स हैं, तो उनमें दिया गया है पॉवर्टी और ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है उसे टैकल नहीं किया जा रहा है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो अनएम्प्लॉयड ही हैं, जो एम्प्लॉयड हैं उन्हीं को खाली फायदा मिल रहा है इस ग्रोथ का, और इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जब पॉवर्टी बढ़ रही है, सिर्फ पैसे वालों के पैसे बढ़ रहे हैं, तो इनइक्वालिटी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इकोनॉमिक, और उसके वजह से पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। जब पैसे हो जाते हैं, कई सारे थिंकर्स ने कहा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, सोशल जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ जाता है,
और इस वजह से इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। तो ये इश्यूज हैं, तो कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है? थ्रू इकोनॉमिक इंक्लूजन। तो इकोनॉमिक इंक्लूजन में हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ओपन अप करते हैं, जहां पर हम सारे फायदे सारे जो पीपल हैं उनको हो, सभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी उन सभी को फायदा हो, इस तरीके से देखते हैं। अंडर सर्व्ड सोशल ग्रुप्स को भी इंक्लूड करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट उन्हें बनाते। कैसे करना है? गवर्नमेंट को प्रॉपर पॉलिसीज लेकर आने हैं। इससे रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना, ये सब किया जाता है। तो सस्टेनेबल मार्केट इकोनॉमीज बनते हैं, जहां पर ये जो सस्टेनेबल मार्केट इकोनॉमीज है वो इंक्लूसिव तब कहलाते हैं जब किसी के जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, फैमिली बैकग्राउंड, एज या अदर सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट ना करें। जैसे कि मेन एंड वुमेन में डिफरेंशिएट ना करें, मेन की सैलरी वुमेन की सैलरी सेम पोस्ट के लिए अलग ना हो। वो हो गया बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इंक्लूजन। ओके, वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग, फुल एंड फेयर एक्सेस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सब मिल रहा है। इससे पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी होगा और इस वजह से ग्रोथ को जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करने से इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट बनता है। राइट, ऐसे अच्छे से पूरा जो है अपने सारे जो पहलू हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के आपने बता दिए। तो इस तरीके से इसको आंसर करना एक्सपेक्टेड है। आप इसे थ्रू एन एग्जाम्पल थोड़ा अलग तरह से आंसर कर सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता चलने चाहिए। इस वजह से मैंने ये टॉपिक लिया और इससे क्वेश्चन बनाया, क्योंकि ये चीज आ सकती है। देन थर्ड क्वेश्चन, 8 मार्कर क्वेश्चन, यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस का जो टॉपिक है, जीएस 3 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर 2019 में। What are the role and objectives? Okay, explain. Simple. Explain role and objectives. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2 माइक्रो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। एक तो आपको रोल बताना है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है डब्ल्यूटीओ के, वो आपको बताने हैं। राइट, तो यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन था। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ भी आपके सिलेबस में है, तो उससे रिलेटेड इवन दो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सिलेबस में नहीं भी लिखे हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने, बट देन पहले जो सिलेबस में है वो तो अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं पहले, तो आईएमएफ का रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस कर रहे हैं थ्रू दिस क्वेश्चन। आईएमएफ क्या है वो आपको सबसे पहले बताना है। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्टली, देन इट प्रमोट्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ग्रोथ को प्रमोट करता है और ग्रोथ तभी होगी जब सारे जो कंट्रीज की इकोनॉमीज हैं सारे वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, तभी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। वरना तो इश्यूज जैसे कोविड पेंडेमिक के टाइम में इकोनॉमिक इश्यूज हुए, एंड देन इससे पहले जो ग्रेट डिप्रेशन वगैरह हो चुका है वो, राइट, तो वो हो सकता है। एंड उसी के बेसिस पर जो पहले 1930s में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसी के बेसिस पर आईएमएफ को खड़ा किया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड को ये इंकरेज करता है और साथ ही साथ एक सोशल जो है इसका आउटलुक है, जहां पर पॉवर्टी को कम करने की कोशिश भी करता है। राइट, तो 1944 में यूनाइटेड नेशंस का ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस नाम का कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने जन्म लिया और इन इंस्टीट्यूशंस का वेरीड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। आईएमएफ का अगर हम देखें तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जरूरत है और इस कोऑपरेशन से जो इश्यूज, ग्रेट डिप्रेशन टाइप के जो इश्यूज है वो ना हो। ऑब्जेक्टिव्स हम पहले बताएंगे, क्योंकि ये किसी भी रिपोर्ट या फिर किसी भी चीज में भी अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव्स पहले बताते हैं एंड देन रोल एंड देन फीचर्स क्या है ये सब बताया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स आप पहले बताएंगे, जहां पर आप ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मॉनेटरी कोऑपरेशन। तो स्टेबल इकोनॉमीज होने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये डिस्टर्ब कब होता है? फॉर एग्जांपल इंडिया 1991 में जो हमारा क्राइसिस हो गया था, तब हमने आईएमएफ से हेल्प लिया, राइट, फॉरेन करेंसी की कमी हो गई थी, तो इससे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इश्यू आ गया था। राइट, तो उस केस में आईएमएफ हेल्प करता है। मॉनेटरी कोऑपरेशन अलग अलग कंट्रीज के बीच में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज के बीच में ये इंश्योर करता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। ग्लोबल पॉवर्टी को भी रिड्यूस करता है। राइट, तो ऑब्जेक्टिव्स में भी ऑलमोस्ट सेम थिंग्स यहाँ पर जो है मेंशन किए हुए हैं।
रोल क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, यहाँ आपको स्पेसिफिक डिटेल्स बताने होंगे। आईएमएफ किस तरीके से इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है। मॉनेटरी कोऑपरेशन लेट्स से वो कर रहा है थ्रू क्रिएशन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व करेंसी, राइट। तो रिजर्व करेंसी एक ऐसा करेंसी है जो सभी कंट्रीज जो है इस करेंसी के थ्रू, एक ऐसा करेंसी जिस करेंसी के थ्रू वो एक्सचेंज कर पाए, सभी करेंसीज वो मेंटेन कर रहे हो, बहुत ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी में यूज हो रहा हो। तो इस तरह का रिजर्व करेंसी जो है सबसे इंपॉर्टेंट यूएस डॉलर है, राइट। तो इसके बाद आईएमएफ ने खुद का एक रिजर्व करेंसी बनाया जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है। एक्चुअली ये करेंसी नहीं है, बट देन ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक्सचेंज किया जा सकता है। एसडीआर के बारे में आप सबसे पहले मेंशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो है रोल है। एसडीआर किस तरीके से जो रिजर्व करेंसीज को सप्लीमेंट कर रहा है और कैसे इसके एप्लीकेशन है कोविड वैक्सीन के समय में किस तरीके से यूज किया गया, तो आईएमएफ ने काफी अच्छी तरीके से ये बताया है। आईएमएफ हर एक कंट्री जो कि मेंबर कंट्री है आईएमएफ का, उसको ये एसडीआर इश्यू करता है, यानी कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है सबके पास एसडीआर होगा। सब ये एसडीआर एक दूसरे से एक्सचेंज करके अपनी करेंसीज एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि कंट्री ए जो है उसने एसडीआर दिया कंट्री बी को, और कंट्री बी ने करेंसी जो है दे दिए इस कंट्री ए को, जो भी उसके पास है। सपोज डॉलर नहीं है इसके पास, अमेरिका से वैक्सीन लेना है पर डॉलर्स नहीं है, तो इसने एसडीआर दिया, सामने कंट्री बी ने डॉलर दे दिया, तो डॉलर ये वैक्सीन प्रोक्योरमेंट जो है इससे कर सकता है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एसडीआर यूज नहीं करते होंगे, इसके पास सिर्फ एसडीआर है, तो इसने डॉलर से एचडीआर को एक्सचेंज किया और उससे मैन्युफैक्चरर को डॉलर देकर खरीदा। ओके, तो ये चीज आप सिंपल टर्म्स में वहां पर जो है लिख सकते हैं और इस तरीके से डायग्राम भी आप बना सकते हैं, राइट। तो ये चीज काफी क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए, बट देन इतना टाइम है और इतना स्पेस है वो आपको देखना होगा, राइट। तो इस तरीके से आप अगर आप मेंशन भी कर दे दैट वुड बी इनफ, ये बनाने की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज टाइम है छोटा सा बना सकते हैं तो दैट वुड बी बेस्ट। सर्वेलेंस भी किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, और यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से इसकी जो फ्लैगशिप रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का वो आपने मेंशन कर दिया। कैपेसिटी बिल्डिंग जहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस एंड एडवाइस दी जाती है कंट्रीज को अपनी इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सेक्टर को अच्छे से मेंटेन कैसे किया जाए। लेंडिंग लोन्स भी दिए जाते हैं इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जैसे कि इंडिया ने 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय में लिया था। कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है, कोटास एलोकेट किए जाते हैं मेंबर कंट्रीज को एचडीआर के, और उसके बेसिस पर वोटिंग पावर होता है। जितना इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया आईएमएफ को उतना जो इंडिया का वोटिंग पावर होगा, उतने कोटास ऑफ एचडीआर हमको एलोकेट किए जाएंगे। साथ ही साथ जो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें सभी मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इस तरीके से सभी का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस लिए जाते हैं। सो आईएमएफ की एक्टिविटीज और उसका प्रेजेंस सपोर्ट करता है कंट्रीज को एक्सीलरेट करने के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाने के लिए। तो इस तरीके से पॉजिटिव एंड अच्छे तरीके से आप जो है कंक्लूजन लिख सकते हैं। एटलीस्ट 8 एंड 20 मार्कर में आपको कंक्लूजन अच्छा लिखना है। देन फोर्थ क्वेश्चन है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ह्यूमन रिसोर्स एंड सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी से रिलेटेड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन 2017 में ऑलरेडी पूछा गया था, काफी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। 20 मार्कर हम मिस नहीं कर सकते, वी हैव टू प्रिपेयर। ये जो टॉपिक है सब यूनिट 3 का है, GS3 यूनिट 1 का, और यहाँ पूछा गया था कि कंट्रीब्यूशन क्या है वेरियस सेक्टर्स का टू द इकोनॉमी। स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश परसेंटेज टर्म्स में आपको बताना 2016-17 फिस्कल का। ओके, तो परसेंटेजेस आपको याद रखने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। फैक्ट बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऐसा ही हम 2019-20 के लिए आगे हमें प्रिपेयर करना होगा, तो वो चीज काफी अच्छे से यहाँ पर आपको प्रिपेयर करके दे दी गई है, और अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो आप इसको प्रिपेयर कर चुके होंगे, राइट। तो इसके लिए हमें रेडी रहना होगा। इकोनॉमिक सर्वे में से, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में से आपको ये डेटा मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंट्रीब्यूशन पूछा गया व्हाट इज इट,
परसेंटेज टर्म्स में आपको बताना है डिफरेंट सेक्टर्स का स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। तो ये डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश के। और जीडीपी के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर बता दें कि वैल्यू एडेड गुड्स एंड सर्विसेज में जो होता है वो होता है सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। हम क्यों जो है कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स और कहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या इसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, उस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने में ये हेल्प करता है। इस तरह से अगर आप सेक्टोरल कॉम्पोजिशन पता लगा पाए डिफरेंट सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो आप कितना रहा एसजीडीपी वो बताइए, राइट। प्राइमरी सेक्टर पर आते हैं तो इसका 14% कंट्रीब्यूशन था। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स के बारे में बता दीजिए जो कि मेंशन्ड है इन द सर्वे। ओके, तो ईयर 2019-20 का हमने यहाँ पे बताया 14% है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इतना परसेंट, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग इतना, क्वेरिंग एंड माइनिंग का इतना है, फिशिंग का इतना, राइट। तो ये सब दिया गया, आप एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी इसे मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का यहाँ पर बताया गया है 46% इसका जो है कंट्रीब्यूशन रहा। मैन्युफैक्चरिंग का कितना था, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। देन इसका भी आप डायग्राम बना सकते हैं। टेरिशियरी सेक्टर का 40% रहा। डिफरेंट सेक्टर्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो काफी क्लियरली इन परसेंटेजेस को आपको याद रखना होगा। ये ऐसा 20 मार्कर क्वेश्चन है तो वी कैन नॉट लीव दिस, राइट। तो इस तरीके से हमें ये चीज याद रखनी होगी। यू कैन गो फॉर अ डायग्राम ऑल्सो, बट देन एट द एंड ये चीज हमारा जो है इनोवेशन, और हम इस चीज को अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एट द एंड कंक्लूजन क्या करें, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 20 मार्कर में कंक्लूजन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा वो आप लिख दीजिए। सेकेंडरी सेक्टर का मोस्ट कंट्रीब्यूशन रहा 46%, मोस्ट कंट्रीब्यूशन ये रहा। और यहाँ पर ये पता चल जाएगा इवैल्यूएटर को कि आप सिर्फ डेटा याद नहीं रख रहे, उसको आप अच्छी तरीके से जो है एनालाइज भी कर रहे हैं कि क्या इस डेटा से हमको जो है देखने को मिल रहा है। इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि सेक्टोरल कॉम्पोजिशन से हमें क्या फायदे हैं, हमने क्लियरली यहाँ पर बताया था इंट्रोडक्शन में। तो ये चीज हमने कंक्लूजन में लिंक कर दी कि भाई देखो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इतना रहा है एंड इस तरीके से इस सेक्टोरल कॉम्पोजिशन से हमें समझ में आ रहा है। और आगे चीजों को अच्छे से करते हुए, पॉलिसीज अच्छे से करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी अच्छे से मदद होगी अगर पॉलिसी सही होंगे, राइट। तो ऐसे एक अच्छा सा आप इसका जो है कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये मेन चीज है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी थी, वो हमने देखा। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, कीप राइटिंग, कीप इम्प्रूविंग। जय हिंद।